तो जैसे पहले क्या होता था कि जो फोटोग्राफर उसे सारी फिल्म अपने ही खुद कैमरे से रिकॉर्ड करनी पड़ती थी, लेकिन आजकल एडिटिंग सॉफ्टवेयर, वीएफएक्स, ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ रही है हाँ जिससे फोटोग्राफर का काम आसान हो गया है। हाँ हाँ। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या फोटोग्राफर की एफिशिएंसी बढ़ रही है या फिर कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी है इस चीज़ का? यार देखो, पहले क्या होता था जब फिल्म शूट होती थी हम्म, तो 24 एफपीएस तुमने सुना होगा कि हम्म, एक फिल्म 24 एफपीएस पे चलती है। 24 एफपीएस इसलिए कॉम्पैटिबल माना जाता है क्योंकि हम लोग रियल लाइफ में जो जिस स्पीड से देख रहे होते हैं चीज़ें, वो जब कैमरा में निकल के आएगी 24 एफपीएस पे तो वो रियल लगेंगी। तो 24 फ्रेम्स पर सेकंड, मतलब कि एक सेकंड में 24 फोटोज खींच रहा है वो कैमरा। तो जब पहले रील वाले कैमरे होते थे तो वो 1 फुट की एक रील होती थी अगर, तो 1 फुट में वो 1 सेकंड की कैप्चर करता था 24 फोटोज लेके। तो सोचो 1 फुट इतना बड़ा अगर है तो इतने बड़े में तुम्हारी 24 फोटो 1 सेकंड की क्लिप आ रही है। उसको तुम घुमाए जा रहे हो, चला रहे हो उसको, वो चल रहा है वो, तब एक एक फोटो, मतलब कितनी कितनी ज़्यादा डिस्क स्पेस लगती थी उसमें उस चीज़ को कैप्चर करने के लिए। कितने बड़े बड़े रील लगते थे उसमें, बड़े बड़े कैमरा, 2-3 लोग लगते थे उस कैमरे को चलाने के लिए। अब क्या है, मेमोरी कार्ड डाला, अपना एसएसडी डाली, अपना रिकॉर्ड किया, तुरंत लैपटॉप में ट्रांसफर कर लिया, अपने कंप्यूटर में ट्रांसफर कर लिया, बैकअप बना लिया, 2-3-4 बैकअप जितने बनाने उतने बना लिए। पहले एडिट करने के लिए डिजिटली उस पर एडिट कर लिए। पहले उस रील को लेते थे, उस रील को काटते थे, कैंची से काटते थे, फिर दूसरी रील उसको जोड़ते थे, तब वो एडिट होती थी, तब कट लगता था। वो असली में कट, और कट का नाम जो है ना वो वहीं से आया है। जो हम लोग बोलते हैं ना कट, ये जो हम लोग एडिट करते हैं तो कट लगाते हैं, वो कट का नाम इसीलिए आया है क्योंकि पहले की जब रील में हम लोग, जब पहले जब मूवी शूट होती थी, फ्रेम्स को जब रील को काटा जाता था, लिटरली काटा जाता था कैंची से, तब दूसरी वो रील लगाई जाती थी उसमें, तो वो रील चलती, तो कट वहाँ से आया है। तो अभी जिन चीज़ों की बात हुई, वीएफएक्स वगैरह या फिर एडिटिंग की, तो फिल्म में दिन में किन एडिटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है? तो ऐसा होता है कि तुम्हारे पास क्या है और तुम क्या लेवल पे किस क्वालिटी पे शूट करना चाहते हो, उस हिसाब से तुम्हारे पास उतना पीसी या वो सॉफ्टवेयर होना चाहिए एडिट करने के लिए। अब अगर मैं सोचूं कि मोबाइल पे ही कोई वीडियो एडिट कर दूं और शूट करके लाऊं मैं बड़े कैमरे से, तो वो पॉसिबल नहीं है। मुझे एक चाहिए अच्छा सॉफ्टवेयर, एक अच्छा पीसी जिसमें मैं बैठ के एडिट कर सकूं। अगर 4K फाइल है और मैं सोचूं कि अपने पुराने लैपटॉप पे जो i3 पे चल रहा है उस पर मैं एडिट कर लूं, तो वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं होगी। हैंग करेगा सॉफ्टवेयर, चलेगी नहीं, फुटेज प्ले नहीं होगी, रेंडर नहीं होगी, ये सारे इश्यूज आएंगे। लेकिन अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर जो होते हैं, जो अभी इंडस्ट्री में जो इस लेवल पर जो हम लोग देख रहे हैं, जो यूट्यूब यूट्यूब है, जो फिल्म, जो प्रॉपर फिल्म है प्रोडक्शन की, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो इस लेवल की जो फिल्म होती हैं, जो अभी तुम अपना सारा काम कर सकते हो जिस सॉफ्टवेयर से, वो तुम्हारा, वो सारे जो हम लोग एडिट करते हैं, जो मैं एडिट करता हूँ जिस सॉफ्टवेयर पे, जो जो बाकी सारे आर्टिस्ट एडिट करते हैं, वो कुछ अभी 3-4 प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स हैं। जैसे दाविंची रिजॉल्व है, और जो ब्लैक मैजिक का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है, फाइनल कट प्रो है जो एप्पल का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है, और प्रीमियर प्रो है जो अडोबी का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है, सोनी वेगस सॉफ्टवेयर है जो सोनी का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है। ये सारे इंडस्ट्री अप्रूव्ड और रिकग्नाइज्ड वो सॉफ्टवेयर हैं जो प्रोफेशनल ग्रेडिंग के लिए, प्रोफेशनल लेवल के लिए माना जाता है एडिटिंग के लिए। मैं फाइनल कट प्रो यूज़र हूँ क्योंकि मेरे पास एप्पल का लैपटॉप है, और ये एक्सक्लूसिव सॉफ्टवेयर है जो सिर्फ एप्पल के लिए ही चलते हैं, विंडोज़ के लैपटॉप में ये नहीं चलेगा। तो वो भी चीज़ देखनी होती है तुम्हें कि तुम्हारे पास क्या क्या लैपटॉप क्या है। अगर मैं बोल दूँ कि एफ बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तुम सब लोग यूज़ करो, तो सबके पास विंडोज़ अगर है तो वो यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो वो तुम्हें खुद देखना होगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर तुम्हारे लिए कंपैटिबल है और कौन सा सॉफ्टवेयर तुम आसानी से सीख सकते हो। अब जैसे मैं फ्यूचर में अभी सोच रहा हूँ डाविंची रिजॉल्व को और सीखूं समझूं, क्योंकि डाविंची रिजॉल्व में कलर ग्रेडिंग और साउंड डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी तरीके से की जा सकती हैं। वो इन्हीं दो चीज़ के लिए फेमस सॉफ्टवेयर है, लेकिन अब वो इतना ज़्यादा अपने आप को अपडेट कर चुका है कि वो फाइनल कट प्रो और एडोबी प्रीमियर प्रो को टक्कर दे रहा है, और कई फीचर्स ऐसे भी हैं उसके जो इन सारे प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर से ज़्यादा अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो सॉफ्टवेयर फ्री है, और विंडोज़ में भी चलेगा और एप्पल में भी चलेगा। तो जब फिल्म मेकिंग की बात होती है, जब फुल बॉलीवुड बॉलीवुड जितनी भी पिक्चरें बनती हैं, वो सारे जो एडिट होते हैं वो एविड मीडिया कंपोजर पे एडिट होते हैं। उसके लिए बड़े बड़े कंप्यूटर्स चाहिए, और हैवी सॉफ्टवेयर है, उसमें बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हो, बड़ी बड़ी टाइमलाइन तुम एक साथ रेंडर कर सकते हो। तो वो एविड मीडिया कंपोजर है, जिसको एविड नाम है वो सॉफ्टवेयर का। वो सॉफ्टवेयर में मैं कभी फ्यूचर में मन किया एडिट थोड़ा और सीखने का, तो मैं वो सीखूंगा। तो जैसे आपने अभी एफसीपी के बारे में बताया, आफ्टर इफेक्ट, दा विंची के बारे में बताया, तो ये सॉफ्टवेयर इतने हैवी हो जाते हैं कि यार एक नया अगर कोई बंदा ज्वाइन करना चाहे फोटोग्राफी के करियर में, एडिटिंग करना चाहे, हाँ तो उसके लिए जब पहले उसे ये सॉफ्टवेयर दिखाए जाते हैं तो एक बार उसे भी लगता है कि यार इतने हैवी चीज़ें हो जाएंगी मेरे लिए,
तो स्टार्ट करने के लिए कुछ ऐसी चीज हाँ, है क्या बिल्कुल बिल्कुल है, इसमें बिल्कुल जिससे है। बंदा छोटी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सके? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं जब इससे पहले जब मेरा सबसे पहला लैपटॉप था वो सैमसंग का विंडोज़ लैपटॉप था, अभी भी मेरे घर पे रखा हुआ है वो। तो वो जब मैं लैपटॉप यूज़ करता था तो उसमें मैं विंडोज़ मूवी मेकर या फिर फिल्मोरा फिल्मोरा 9 था, उसमें फिल्मोरा वगैरह का सॉफ्टवेयर में यूज़ करता था, थोड़ा बहुत एडिटिंग कभी करनी हो तो। बट उसमें तो वाटर मार्क आता है ना। वाटरमार्क आता, क्रैक डाउनलोड कर लेता था उसका, हम्म। तो वो कर लेता था मैं उसके साथ। और बाद में जब मैंने एप्पल पे स्विच किया तो मेरा मैकबुक प्रो था 2000 मिड 2012 एडिशन, जो जो मैंने कुछ 2017 में खरीदा था, उस टाइम वही मॉडल था। वो लिया था मैंने, उसकी हार्ड डिस्क ज़्यादा थी लेकिन उतना अच्छा परफॉर्म करने वाला लैपटॉप नहीं था वो, लेकिन काफ़ी हद तक मेरा साथ दिया था उस लैपटॉप ने। तो मैंने उसमें आई मूवी यूज़ किया था, जो एप्पल का फ्री सॉफ्टवेयर है, उसके ऐप स्टोर से भी तुम डाउनलोड कर सकते हो। अब आईपैड्स वगैरह में भी आ गए हैं वो सॉफ्टवेयर। तो आई मूवी आईफोन में भी हैं अब वो। तो जो लैपटॉप वाला ऐप था ना वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है एफ के तरह। तो दोनों एप्पल का बनाया हुआ प्रोडक्ट है, एक तुम्हारा और प्रोफेशनल है एफ और वो तुम्हारा बेसिक लेवल पे सारी चीज़ें सिखा देता है। तो मेरे लिए आसान हो गया था आई मूवी से एफ पे शिफ्ट करना, वो ट्रांजिशन काफ़ी स्मूथ था। फिर बाद में सीखता गया और पढ़ता गया एफ के बारे में, तो मेरी आदत ही उसी पे पड़ गई। प्रीमियर प्रो पे कभी गया ही नहीं और मैं जाने की सोचता भी नहीं, क्योंकि उसमें इतने ज़्यादा क्रैशेज हैं जो मैं कभी चाहूँगा नहीं कि मेरे साथ हो और किसी के साथ भी हो। ये चीज़ अडोबी को जल्दी फिक्स करनी चाहिए। और एफ में खास बात ये है कि वो ऑटो सेव होता रहता है, कभी प्रोजेक्ट उड़ेगा नहीं। मेरा आज तक कभी टचवुड कभी कोई प्रोजेक्ट इस वजह से उड़ा नहीं है कि कभी एफ क्रैश किया हो। और बहुत ही रेयर चांस हुए होंगे कि कभी मेरा एफ क्रैश हुआ होगा या कभी मेरा मैकबुक क्रैश हुआ होगा। और मुझे नहीं याद कि कभी मैंने बहुत बड़ा स्ट्रगल किया हो, या फिर एक बार हुआ था मेरे साथ जब मैंने रेड की फाइल जिसमें डाली थी, उसको पहले एनकोड करके चेंज करना पड़ता है। वो प्ले नहीं होंगे तुम्हारे लैपटॉप में नॉर्मली, उसका अलग से सॉफ्टवेयर डालो, उसकी फाइल्स को वो करो, चेंज करो ताकि तुम उसमें प्रोसेस कर सको। उसकी प्रोजेक्ट फाइल ही 1 TB के आसपास हो गई थी, उसकी प्रोजेक्ट फाइल 1 TB के आसपास हो गई थी। तो हमने एक SSD खरीदी अलग से उसको एडिट करने के लिए। तो किसी तरह वो फाइनली वो प्रोजेक्ट निकाला। हमने सोचा कि उसकी क्वालिटी थोड़ी डिग्रेड करके एडिट करते हैं, तो मैंने सोचा कि अगर यही करना था तो रेड पे क्यों शूट किए। रेड मतलब इंडस्ट्री कैमरा है, वो फिल्म शूट होती हैं उस पर, बड़ी बड़ी पिक्चरें बनती हैं उस कैमरे पे। तो फिर ये सीन था, लेकिन एडिट हम लोगों ने उसी पे किया, एफ पे ही किया। अच्छा आउटपुट निकला था। तो आपने बताया जैसे फिल्म में थी शूटिंग के लिए रेड कैमरा तो यूज़ करते हैं, तो ये रेड कैमरा के बारे में बताइए कि रेड कैमरा स्पेशली क्यों यूज़ लिया जाता है? ये नॉर्मल कैमरा में और रेड कैमरा में क्या डिफरेंस है? या देखो, सबसे बड़ी चीज़ होती है सेंसर साइज, सेंसर कितना बड़ा है तुम्हारा या फिर कितना तेज़ वो चीज़ कैप्चर कर सकता है। उसकी जो बॉडी बॉडी होती है वो सिर्फ बॉडी अलग से बिकती है, उसके ऊपर का मॉनिटर अलग से बिकता है, उसका हैंडल अलग से बिकता है, उसके लेंस अलग से बिकते हैं, उसका अडेप्टर अलग से बिकता है, उसकी बैटरी अलग से बिकती है, उसके मेमोरी कार्ड अलग से बिकता है, उस मेमोरी कार्ड का कार्ड रीडर अलग से बिकता है, और उसके सॉफ्टवेयर अलग से बिकते हैं कि उसको प्ले कैसे करना है। बहुत सारी चीज़ें तुम कंबाइन करोगे तब वो प्रॉपर एक कैमरा बनेगा यूज़ करने के लिए। उसमें तुम हायर फ्रेम रेट पे शूट करोगे, या फिर ऐसी फाइल्स तुम्हें जो रॉ फाइल होती हैं जो फिल्म शूट होती हैं वो ऐसे नॉर्मल कलर्स में नहीं दिखती हैं, जैसा अभी तुम्हें दिख रहा होगा जो कैमरे में जो सामने दिखता है, उसमें एकदम फ्लैट कलर्स होते हैं। एक एक चीज़ को कलर ग्रेड करके इन्हांस किया जाता है, कलर्स डाले जाते हैं उसमें। समझ लो कि एकदम डीसैचुरेटेड कलर्स दिखेंगे उसमें तुम्हें। और उसमें ISO लिमिट्स भी होती हैं कि मिनिमम तुम 800 ISO पे शूट कर सकते हो, मिनिमम 400 ISO पे शूट करते हो, उससे भी ग्रीन साइन लगते हैं। इन सबको बड़ी बड़ी लाइटें लगती हैं, इसमें फैंस होते हैं इसकी बॉडीज़ में। रेड की जो बॉडी होती है उसको ब्रेन बोलते हैं, ब्रेन नाम से उसको जाना जाता है। तो ब्रेन जो होती है उसकी वो बहुत महंगी आती है, उनकी स्टार्टिंग प्राइस भी कुछ 7-8 लाख रुपए की, उसकी सिर्फ ब्रेन जो सबसे सस्ती ब्रेन है उसकी वो स्टार्ट होती है। और फिर जाने को तो फिर बहुत बड़े बड़े प्राइसेस तक जाते हैं। और फिर उससे भी बड़ी कंपनी आ रही है, बड़ी कंपनी क्या, दोनों कम्पिटिटिव कंपनी बोल लो, लेकिन आरी जो है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल कैमरा है। IMAX कैमराज होते हैं, उन सबके सेंसर्स बड़े होते हैं, वो डायनामिक रेंज ज़्यादा अच्छी होती है, तो ये सारी चीज़ों का फ़ायदा पड़ जाता है। और ये सारी चीज़ें जो सेंसर होता है हमारा वो उस लेवल के प्रोजेक्शन पे जो थिएटर में चल रही हैं उतनी बड़ी स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करने लायक है कि नहीं। अब हमारे छोटे कैमरे उतनी बड़ी स्क्रीन पे नहीं प्रोजेक्ट कर सकते, फोटो फट जाएगी, ठीक है, जो और क्रॉप सेंसर लोगे तो और नहीं चलेंगी। तो ये सारी चीज़ों का भी फ़र्क पड़ता है बड़े कैमरे और फिल्म कैमरे में। तो जैसे कि अभी फिल्म में की बात हो रही थी, तो फिल्म में एक सिनेमेटोग्राफर का बहुत बड़ा रोल होता है, सारा फ्रेम जो है वो सब सिनेमेटोग्राफर पे पटिक होता है। लेकिन जब हम देखते हैं जैसे अवतार जैसे मूवीज जो शूट होती है जिनमें पूरा एक VFX यूज किया जाता है, तो इनमें सिनेमेटोग्राफर का ज़्यादा रोल होता है या फिर जो एडिटिंग करने वाला बंदा है तो उसका ज़्यादा रोल होता है?
यार देखो, जब एनिमे प्रॉपर बनती है तब तो उसमें तुम शूट नहीं करते हो, जब वो प्रॉपर स्केच करके या फिर फ्रेम्स बना के एक एक फ्रेम्स को एडिट करके या फिर एनिमेट करके ही बनाया जाता है, मॉडलिंग वॉडलिंग करके। लेकिन जब ऐसी मूवीज आई जिसमें सीजीआई का यूज़ है, फ्रेम खुद हाथ से ड्रॉ किया जाता है हाँ, उसमें। या तो पहले जब मिक्की माउस जब चलता था ना, फ्लिप बुक जानता है ना तू, फ्लिप बुक flip होती है, ऐसे फ्लिप करते हैं वो मूव करने लगती हैं, तो वो हमारी आईज को ऐसा दिखाते हैं ना कि बहुत तेज चल रहा है कोई चीज़, एक एक फोटो इतनी तेज तेज चल रही है कि वो मोशन में दिख रही है। तो मिक्की माउस वगैरह भी जब पहले बनते थे तो एक मिक्की माउस का काट लिया कैरेक्टर, और उसके पीछे एक बैकग्राउंड काट लिया, घास है मान लो, पेड़ है पीछे, तो वो लगा दिया और उसको फ्रेम में एडजस्ट करते थे और उसकी एक फ़ोटो ले ली या उसको कैप्चर कर लिया, और फिर अगले फ्रेम में उसको खोलते थे शीशे को, मिक्की माउस को आगे बढ़ाते थे, पेड़ को पीछे करते थे, घास को पीछे सरकाते थे, फिर फोटो तो लगते थे, फिर ऐसे ऐसे करते हुए उसका पैर हिलाते थे, तो वैसे लगता था कि एक मोशन में चल रही है वो चीज़। तो वो होती थी पहले ज़माने में, जब वो एनिमेशंस बनते थे, एनिमेशन ड्रॉ करके बनते थे। उसके बाद फिर डिजिटली बनने लगे, जैसे अब कार्टून वगैरह आता है, छोटा भीम वगैरह आता है, या कोई भी कार्टून देख लो, तो कभी कभार ऐसा होता है कि एक कैरेक्टर बोल रहा होता है तो दूसरा कैरेक्टर जैसे स्टिल है वैसा स्टिल रहता है, तो बाकी जो एक्टिंग होती है तो वो चलती है, बाकी स्टिल रहता है, सारी चीज़ें मूव नहीं कर रही होती हैं। जो जब कम बजट पे कम उस पर तुम बनाना हो, ज़्यादा कंटेंट, छोटा भीम बहुत ज़्यादा आता है, ज़्यादा एपिसोड बनाने हैं उनको, तो हर एक एपिसोड पे उतना 3D वो नहीं बना सकते, वो उसको उस लेवल पे बनाए ताकि बच्चों को भी पसंद आए और वो शो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ में और ज़्यादा नंबर ऑफ एपिसोड्स में वो प्रोड्यूस कर सके। उसके बाद तुम्हारी जो नेक्स्ट लेवल, जो कोई मूवी वगैरह देख ली, जैसे एडवेंचर्स ऑफ टिंटिन है, वो पूरी एनिमेशन है, वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल एनिमेशन है, जो वन ऑफ माई फेवरेट एनिमेटेड मूवीज़ में से एक है। उसकी कोई शूटिंग ऐसी नहीं हुई है, जब वो मूवी जब जो स्टार्ट हुआ ना तो मुझे लगा कि सच में कोई एनिमेशन नहीं है, असली की कोई चीज़ है। बाद में जब थोड़े स्किन वगैरह टोन्स आए और दिखाई दिया तो लगा कि नहीं, सच में ये एनिमेशन ही है, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से किया गया एनिमेशन है। लेकिन जब सीजीआई वगैरह की बात आती है, जैसे अवतार है, तो उन लोग को भी शूट करने के लिए एक ब्लू स्क्रीन या ग्रीन स्क्रीन लगाया जाता है। अवतार को ब्लू स्क्रीन पे नहीं कर सकते क्योंकि उनकी स्किन भी ब्लू है और बैकग्राउंड भी ब्लू है, और ब्लू या ग्रीन स्क्रीन हम लोग इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे बॉडी का जो कलर है वो सबसे अलग रहता है इन दो कलर से। कुछ की बॉडीज मान लो ऑरेंज है, थोड़ी ऑरेंज टोन में है, या फिर कभी लाइट आ रही है ऑरेंज, और पीछे हम लोग ऑरेंज लगा दें या रेड लगा दें तो मर्ज होने लगेगी। अब मैं ग्रीन स्क्रीन पे ग्रीन शर्ट ले पहन के नहीं बैठ सकता, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान देना था। इस वजह से ग्रीन और ब्लू कलर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है क्रोमा करने के लिए। क्रोमा मतलब कि ग्रीन स्क्रीन काटने के लिए, बच्चे ग्रीन स्क्रीन लगा दी और उसको एडिट करने के लिए बैकग्राउंड चेंज कर दिया, उसको क्रोमा बोलते हैं। तो ये चीज़ करने के लिए काम आती है। फिर जब मूवमेंट होता है कैमरा में, ये तो स्टैटिक अगर ट्राईपॉड पे लगा दिया तो क्रोमा आराम से कट गया, लेकिन जब मूवमेंट हो रही है, कोई चल रहा है उसमें, तो इन सब चीज़ों के लिए इन लोगों को वो रोटोस्कोपिंग करनी पड़ती है, एक एक फ्रेम को देखना पड़ता है। और जो जो तूने देखा होगा कभी बिहाइंड द सीन्स में, ग्रीन स्क्रीन के पीछे क्रॉस लगे होते हैं, जगह जगह पर क्रॉस बने रहते हैं, डॉट्स बने रहते हैं ऐसे, तो ना वो ट्रैकिंग के लिए होता है, कैमरा ट्रैक करने के लिए वो पॉइंट्स बने रहते हैं, तो उस पर रोटोस्कोपिंग होती है। रोटोस्कोपिंग बहुत बड़ी चीज़ है, अभी छोटे में तो मैं एक्सप्लेन भी नहीं करूँगा, वो बहुत अलग चीज़ है इस मामले में। तो उस चीज़ के बारे में तो पढ़ना चाहिए, या कभी मेरे को मन किया तो मैं यूट्यूब पे अपनी वीडियो बना दूंगा उस पर। तो रोटोस्कोपिंग करके वहाँ पर काम होता है। तो उस चीज़ के लिए भी देखा होगा तूने कभी, एवेंजर्स थैनोस जो है उसका तूने कभी बिहाइंड द सीन देखा होगा, तो एक कैमरा माउंटेड रहता है उसके चेहरे पे ऐसे सामने से, और उसके चेहरे पे डॉट्स बनाए जाते हैं, देखा होगा चेहरे पे डॉट्स रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें मार्क करती हैं। अब डॉट्स कैसे मूव कर रहे हैं, अगर वो स्माइल कर रहा है तो कौन से दो डॉट्स पास में आ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें एनिमेशन में देखी जाती हैं। उसके बाद उसके ऊपर वीएफएक्स किया जाता है, मॉडलिंग की जाती है, सीजीआई से सीन क्रिएट किया जाता है, एक सेट बनाया जाता है जिसके ऊपर शूटिंग होती है। उस शूटिंग के टाइम पे वो वीएफएक्स सुपरवाइजर भी रहता है कि इस चीज़ को ऐसे शूट करोगे ताकि एडिट पे वो चीज़ काम में हेल्पफुल लगे। अब मान लो कि एक कैरेक्टर यहाँ है, दूसरा कैरेक्टर थोड़ा दूर है लेकिन ऊंचाई पर है, और फिल्म में दिख रहा है कि वो पहाड़ पे है, या फिर कोई ऐसी चोटी है, या कोई स्क्रैप मेटल पड़ा है, या फिर कोई एरोप्लेन टूट के पड़ी है उसके ऊपर खड़ा है, असली में वहां पर वो चीज़ प्रेजेंट नहीं है, वहाँ सीजीआई में बनाना है उनको। जैसे कि कोई ड्रैगन है तो ड्रैगन का सिर्फ मुंह है, लोग देखे होगा तो बिहाइंड द सीन में मुंह बस पकड़े हैं और सामने लेके खड़े हैं, कुत्ते का मुंह है ऐसे पकड़ के खड़े हैं, डमी स्केलेटन होता है, तो वो सारी चीज़ें लगाई जाती हैं, उसके ऊपर भी पूरी ट्रैकिंग की जाती है। तो वो सारे पॉइंट्स जो डॉट्स होते हैं वो सारी चीज़ें एडिट में ट्रैक करके, उसको मॉडल करके, उसके ऊपर एनिमेट करके, उसको शैडोज, स्किन टोन्स, वो सारी चीज़ें जब तू थैनोस को क्लोजली देखेगा ना तो तू नहीं बता पाएगा कि ये नकली है, लगेगा तुझे सही में असली कैरेक्टर है, कोई असली इंसान या जो भी मॉन्स्टर है जो भी है वो है।
उसके स्किन में पोर्स दिखेंगे तुम्हें, उसकी दाढ़ी के बाल दिखेंगे, जो स्टबल होता है वो सारी चीजें दिखेंगी, बाल दिखेंगे, उसके एक एक चीजें डिटेल में मेकअप दिखेंगी। करके उसे थैनोस जैसा बनाया जाता है। मेकअप नहीं किया जाता है, वो सीजीआई किया जाता है, क्योंकि वो चीजें पॉसिबल नहीं है असली में वो चीज क्रिएट करना और वैसे मुंह चलाना। अगर तुम प्रोस्थेटिक से मेकअप तो कर दोगे, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि तुम मुंह उतने आसानी से खोल पाओ जिस तरीके से वो बोल रहा है, आंख अपनी झपका पाओ ना कर पाओ, तुम सांस ले पाओ ना ले पाओ, ये सारी चीजें, कान उतने बड़े हैं या छोटे हैं, वो सारी चीजें नहीं कर सकते। अगर इतना बड़ा कान है तो छोटा कैसे करोगे, उसके ऊपर प्रोस्थेटिक लगाओगे, तो वो सारी चीजें तुम सीजीआई में कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम इस पॉडकास्ट पर ऐसे ढेर सारे अलग अलग ड्रेस को ला करते हैं, उनसे ऐसी रॉ बातें करेंगे जो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो और जिनसे आपको लाइफ में कुछ सीखने को मिले।